नमस्कार मित्रों, मैं चंद्रशेखर बिरथरे CSB फिल्म एक्टिंग एकेडमी इंदौर से आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। फिल्म एक्टिंग एकेडमी का हमारा ये जो लेक्चर्स हैं, जो लेसन्स हैं, उसका 19वां तीसरे नंबर का एपिसोड है, जिसे हम 19सा कहेंगे। और इस एपिसोड में हम अभिनय की स्टैनली वास्की के द्वारा बनाई गई या उसको बोलते हैं ना, आविष्कृत की गई मनोवैज्ञानिक तकनीक की बात करेंगे। तो मित्रों, इसके पहले हमने 19B एपिसोड में अभिनय की मनोवैज्ञानिक तकनीक के बारे में चर्चा की थी। उसके साथ मानवीय शरीर की आत्मा, जो किरदार की आत्मा को कैसे लाया जाए, किया जाए, उसके बारे में चर्चा की थी। अब इस मनोवैज्ञानिक तकनीक के बारे में हम चर्चा करते हुए अलग अलग उदाहरण देंगे और स्टेनलोवास्की जी ने जो कहा था उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए। एक कक्षा में एक उनकी छात्रा थी जिसका नाम था दाशा। उसे उन्होंने इब्सन का एक नाटक, बहुत प्रसिद्ध नाटक है ब्रेंड के एक दृश्य को प्रदर्शित करने के लिए कहा दाशा को। अब वो नाटक की जो कथा वस्तु जो है, उस समय जो दृश्य की जो कथा वस्तु है वो इस प्रकार है कि नाटक के प्रसंग के अनुसार एक बालिका जब अपने निवास पर पहुंचती है तो देखती है कि कोई उसके दरवाजे पर एक छोटे बच्चे को छोड़ गया है। पहले तो वो बहुत घबरा जाती है, लेकिन एक दो क्षणों में ही निश्चय कर लेती है कि वो उस बच्चे को गोद ले लेगी, क्योंकि पर क्या होता है कि जो ही वो उस बच्चे को, बीमार बच्चे को उठाती है, हाथ में लेती है, वो बच्चा क्या करता है, उसके हाथों में अंतिम सांस लेता है। अब उसे पूरे प्रदर्शन में दाशा की आंखों में से आंसू गिरते रहे। उसकी सहज संवेदनशीलता ने लकड़ी के उस टुकड़े को, जिसे उसने हाथ में लिया था, एक जीवंत शिशु में बदल दिया। वह जिस तरह कपड़ों में लपटा हुआ था, वह भीतर से सभी को शिशु लग रहा था। जब शिशु की मौत की घड़ी आ गई तो स्टेनलोवास्की ने दाशा को रोक दिया और कहा, क्योंकि तुम बहुत गहरे भावावेग से भर उठी हो। दाशा की आंखों में उस समय सचमुच के आंसू दिखाई दे रहे थे। उसके जीवंत प्रदर्शन ने सभी की आंखें गीली कर दी थी। इस प्रदर्शन को लेकर जब बातचीत चली तो किसी ने कहा, बहुत ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, दाशा ने अपने स्वयं के बच्चे को खो दिया है। तो यह निष्कर्ष निकाला गया कि इस प्रसंग के प्रदर्शन में दाशा को अपने जीवन का वह दुर्योग याद हुआ आया, इसीलिए उसने इतना प्रभावपूर्ण अभिनय किया। स्टेनलोवास्की ने आगे समझाया कि अंतःप्रेरणा, इंटरनल मोटिवेटिंग फैक्टर, अंतःप्रेरणा कैसे रचनाशीलता को सजग करती है, कैसे रचनाशीलता को बढ़ा देती है। तब किसी तकनीक की आवश्यकता नहीं रहती, कोई टेक्निकल मनोवैज्ञानिक अभिनय ये फलाना नहीं रहता, अपने आप वो सब होता है। हमारी कला के नियम, सब कुछ हमारी कला के नियमानुसार होने लगता है, प्रकृति के नियमानुसार होने लगता है, क्योंकि उनका निर्माण स्वयं प्रकृति ही करती है। लेकिन हर दिन यह मनोदशा या मनस्थिति तो उत्पन्न हो जाए, ऐसा तो कहा नहीं जा सकता। जब किसी अवसर पर यह रचनाशीलता इसी रूप में सजग नहीं होती तो फिर अभिनेता को क्या करना चाहिए, यह विचारणीय है। यह सुनकर स्टेनलोवास्की ने दाशा से कहा कि उस अंतःप्रेरणा को, जिसे लेकर उसने दृश्य प्रस्तुत किया था, उसे वो फिर से दोहराए। उसके इस प्रकार के प्रदर्शन को देखकर स्टेनलोवास्की ने समीक्षा की कि तुमने बड़ा सुंदर प्रदर्शन किया, लेकिन यह दृश्य वह दृश्य नहीं था। तुमने अपना उद्देश्य बदल दिया। मैंने तुमसे कहा था कि उस दृश्य को वास्तव में जीवित शिशु के साथ प्रस्तुत करो। तुमने क्या किया कि उस निश्चेष लकड़ी के टुकड़े के साथ दृश्य उपस्थित किया। वो जीवंत शिशु को आपने बहुत पीछे छोड़ दिया, आपका उद्देश्य बदल गया। तुमने कपड़े में लिपटी हुई एक निश्चेष लकड़ी के टुकड़े के साथ दृश्य उपस्थित किया। तुम्हारी सभी चेष्टाएं उसी के साथ संयोजित रही। तुमने बड़े कौशल के साथ लकड़ी के टुकड़े को अपने हाथों में ले रखा था, लेकिन एक जीवंत शिशु के लिए तुमने जाने कितनी सूक्ष्म चेष्टाओं की उपेक्षा की। उन्हें इस बार तुमने पूरी तरह से छोड़ दिया।
पहली बार जब तुमने शिशु को विश्वास की भावना से गोद में लिया तो तुमने उसकी छोटी छोटी बाहों को बड़े स्नेह से फैलाया था, उन्हें छूने का वास्तव में अनुभव किया था और उसे बड़े प्यार से चूमा था। स्नेह भरी वाणी में कुछ शब्द भी कहे थे, आंखों में आंसू लिए, तब मुस्कुराई भी थी। तुम्हारे उस व्यवहार ने सचमुच मुझे छुआ था, लेकिन अभी तुमने उन सभी महत्वपूर्ण सूक्ष्म चेष्टाओं को छोड़ दिया। तो अब कहने का तात्पर्य यह है कि स्टानिस्लावस्की के कहने पर दाशा ने अपने पहले प्रदर्शन में जो कुछ अचेतन रूप में अनुभव किया था, दाशा ने अब पहले प्रदर्शन में जो कुछ अचेतन रूप में अनुभव किया था उसे फिर चेतना के साथ उपस्थित किया। उसने अपने मन में जब यह विश्वास जगा लिया कि वह एक बच्चे को ही गोद में लिए हुए है, तो आंसू सहज रूप में उसकी आंखों में आ गए। जब वह यह प्रदर्शन पूरा हुआ तो स्टानिस्लावस्की ने उसकी प्रशंसा की और कहा कि अभी तक जो कुछ भी मैंने समझाया है तुम्हें विद्यार्थियों को, वह प्रभावपूर्ण तरीके से तुम लोगों ने अपना लिया है और उसका प्रदर्शन आपने प्रभावपूर्ण तरीके से करना शुरू कर दिया है। एक छात्र ने बोला कि मैं तो इसके अभिनय से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुआ। तो फिर स्टानिस्लावस्की ने कहा कि एक बार जब भूमिका तैयार हो जाती है तो अभिनेता की भावनाएं उठने लगती हैं, तो हमें आलोचना की कोई चिंता नहीं करना। जब जैसे ही कोई कल्पनात्मक संकेत ग्रहण करेगा तो उसे अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का द्वार मिल जाता है, वह दर्शकों को प्रभावित भी कर लेगा। इस पर एक छात्र ने तर्क दिया कि दाशा को भौतिक चेष्टाओं की संयोजना से उत्प्रेरित नहीं किया था, वरन वह सुझाव से सक्रिय हुई थी जिसे स्टानिस्लावस्की सर ने उसे दिया था। स्टानिस्लावस्की सर ने इस बात को स्वीकार किया और कहा कि हर वस्तु कल्पना के सुझाव पर निर्भर करती है, लेकिन तुम्हारे भीतर यह समझ होनी चाहिए कि उससे प्रेरणा लेकर कब सक्रिय हुआ जाए। अगर दाशा से पूछो तो वह साफ कह देगी कि सुझाव को उस समय दिया गया होता जब वह मात्र समझ रही थी कि उसके हाथों में लकड़ी का टुकड़ा है, तो वो प्रभावित न होती। वह प्रभावित इसलिए हुई थी क्योंकि वह समझ रही थी कि उसके गोद में वास्तव में एक जीवंत बच्चा है। अगर पहले की वस्तु स्थिति को उसने सुझाव ग्रहण किया होता तो उसकी आंखों में आंसू तो होते, लेकिन उसकी गोद में जो कुछ हुआ उसके लिए नहीं, वरन अपने बच्चे को जिसको उसने खो दिया था। स्टानिस्लावस्की ने कहा कि उन्होंने से यह सही क्षण को समझ लिया था, तभी उन्होंने सुझाव दिया और तभी संयोग से क्या हुआ, संयोग से अपने जीवन का वह प्रसंग याद आ गया। फलस्वरूप जो दृश्य उपस्थित किया गया सभी के मन को बहुत गहरे से छू गया। निष्कर्षतः स्टानिस्लावस्की ने कहा, तुम समझ रहे हो ना कि किसी भूमिका की रचना करते समय ही नहीं, रचना के बाद भी उसे जीते समय में भी भावनाओं को जगाने की यह रीति बहुत मूल्यवान है। वह तुम्हें अवसर देती है कि तुम पहले अनुभव किए गए संवेदनाओं को फिर से जगा लो। अगर ऐसा न होता तो अभिनेता के प्रदर्शन के अंतः प्रेरित क्षण हमारे सामने बस एक बार झलक दिखलाते और विदा हो जाते। इसके बाद एक दूसरे छात्र ग्रीशा को एक नाटक के दृश्य प्रस्तुत करने के लिए कहा। दृश्य की प्रस्तुति के बाद उन्होंने ग्रीशा और पूरी छात्रों की टीम को यह कहा, जो कुछ तुमने अभी किया है वह अपने दृष्टिकोण से सही और सराहनीय था, पर वह वही था जो एक चतुर तकनीकी विशेषज्ञ करता है, जो प्रदर्शन की केवल बाहरी परिपूर्णता में ही रुचि लेता है। ठीक है साहब। और उसके बाद लेकिन मेरी भावनाएं तुम्हारे साथ नहीं चल सकी, क्योंकि मैं कला में जो कुछ देखता हूँ वह कुछ स्वाभाविक वस्तु होती है, कुछ जीवंत रूप में रचनात्मक, जो निष्क्रिय भूमिका में भी मानवीय जीवंतता की प्रतिष्ठा कर देती है। तुम्हारा विश्वास के योग्य बनाए जाना सत्य, बिंबों और आवेगों की पुनः प्रतिष्ठा में तुम्हारी सहायता करता है। फिर से पढ़ रहा हूँ मैं कि जो निष्क्रिय भूमिका में भी मानवीय जीवंतता की प्रतिष्ठा कर देती है। तुम्हारा विश्वास के योग्य बनाया गया सत्य, बिंबों और आवेगों की प्रतिष्ठा में तुम्हारी सहायता करता है। तुम्हारी और मेरी कला में जो अंतर है वह वही है जो इन दो शब्दों के बीच है, देखना और होना। मुझे तो वास्तविक सत्य चाहिए, तुम तो केवल बाहरी दिखावे से ही संतुष्ट हो जाते हो। मुझे सच्चा विश्वास चाहिए, तुम अपने दर्शकों का जो तुम पर विश्वास है उसी तक सीमित रखना चाहते हो। जब भी हम देखते हैं कि उन्हें इस बात का निश्चय होता है सभी स्थापित रूपों को तुम पूरी तरह से रूपायित करोगे। यह दर्शक चाहता है आपसे, तुम्हारे कौशल पर उन्हें वैसा ही विश्वास होता है जैसा किसी विशेष बाजीगर पर होता है, जिससे बाजीगर जादू करता है तो उसके जो कौशल है उस पर पूरा विश्वास दर्शक करता है। और यहाँ पर भी अभिनेता
भी जो अभिनय करता, अभिनय भी जादू ही है। तो उस पर उसमें तुम्हारे दृष्टिकोण के अनुसार दर्शक मात्र ऊपरी दृष्टि से देखता है, नहीं, फिर वह अनचाहे रचनात्मक कार्य का साक्षी और सहभागी बन जाता है। रंगमंच पर जो कुछ देखता है उसमें वही गहराई तक आकर्षित होता है और उस पर विश्वास भी करता है। अब एक स्टानिस्लॉवस्की ने महान रूसी अभिनेता पुश्किन का एक कथन प्रस्तुत किया, छोटे छोटे सत्यों का पुंज अपने ऊपर से उठाने वाले काल्पनिक प्रसंगों से ज़्यादा मूल्यवान है। सत्य जो है वो बहुत बहुमूल्य है। नाटक में सत्य की स्वीकार्यता जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो छोटे छोटे जो भी अपन को क्या बोलते हैं कि काल्पनिक प्रसंग जो प्रस्तुत करते हैं उसको सही रूप में सच्चाई के साथ प्रस्तुत करने में ही अभिनय में गहराई आती है। उसके बाद ग्रीशा ने उसी दृश्य को पूरी बारीकियों के साथ आवश्यक सुधार करते हुए प्रदर्शित करना आरंभ किया। तभी कुछ ऐसा घटित हो गया कि ग्रीशा के प्रदर्शन को लेकर किसी ने बहुत बड़ी बात की, टिप्पणी कर दी। उसके सुनकर वो प्रदर्शन रोक दिया उसने, ग्रीशा ने, और वो नाराज़ हो गया और गुस्से से चेहरा उसका लाल हो गया, उसके होंठ और हाथ कांपने लगे और भावावेश में वह एकदम से बोलना शुरू किया कि महीनों से हम लोग कुर्सियाँ इधर उधर घुमाते हैं, दरवाजे बंद करते हैं, आग जलाते हैं, कला नहीं है, रंगमंच सर्कस नहीं है, इसमें झूले के डंडे को पकड़ने या घोड़े पर कूदकर बैठने में सफलता हासिल करना महत्वपूर्ण है। आपका जीवन भौतिक कौशल पर निर्भर करता है, लेकिन आप मुझसे यह नहीं कह सकते कि संसार के महान लेखकों ने महान रचनाओं की सृष्टि इसलिए की थी कि उनके नायक भौतिक चेष्टाओं की कसरतों में लगे रहें। कला स्वच्छंद है, उसे स्थान और कला की अपेक्षा होती है, आपकी छोटी छोटी भौतिक सच्चाइयों की नहीं। हमें कीड़ों की तरह धरती पर रहने के स्थान पर ऊंची उड़ान भरने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। उस पर स्टानिस्लॉवस्की ने ग्रीशा से कहा कि अब तक मैं तुम्हें बराबर बाहरी प्रदर्शन के कौशल का विलक्षण अभिनेता मानता रहा हूँ। आज मैं अचानक देख रहा हूँ कि तुम्हारी सारी इच्छाएं बादलों की ओर हैं, बाहरी परपाटियों और झूठ है और तुम्हारे परों को काट रही हैं। तुम जो ऊपर उठाते हुए हैं कल्पना, तुम्हें जो ऊपर उठाते हैं अभिनय में वे क्या है? कल्पना है, और कल्पना के साथ भावना और विचार। फिर भी तुम्हारी भावनाएं और कल्पनाएं यहाँ सभागार में बिल्कुल नीचे जंजीरों में जकड़ी हुई दिखाई दे रही हैं। जब तक तुम अंतः प्रेरणा के जकड़न में बंद कर ऊपर नहीं उड़ने लगते, तब तक तुम यहाँ उपस्थित सभी व्यक्तियों से कहीं ज़्यादा उस पृष्ठभूमि की आवश्यकता अनुभव करोगे जो हम अब तक बनाते रहे हैं। फिर भी तुम उस चीज़ के से डरे दिखाई दे रहे हो, अभ्यास को कलाकार के लिए हे मान रहे हो। फिर उन्होंने आगे समझाया कि एक बेले नर्तकी जो रोज़ के अभ्यासों से गुजरती है तो अपने हाथ पैर इधर उधर हिलाती है, सांस लेती है, छोड़ती है, पसीने से तरबतर हो जाती है, और इसलिए वह अपने साध्य प्रदर्शन में मनोहर ऊंचाइयां प्राप्त करती है। एक गायक जो हर सुबह श्वास प्रक्रिया पर नियंत्रण, स्वर लय की साधना, अपनी नोटबुक हाथ में पकड़े हुए अपने वक्षस्थल को ऊपर उठाने, अपने कंठ में नवीन रागात्मकता जगाने में गुजारनी पड़ती है, तभी शाम को वह अपने गायन में अपनी अंतरात्मा को पूर्णतः प्रभावित कर पाता है। तो कोई भी कलाकार जरूरी तकनीकी अभ्यासों के बिना अपने भौतिक उपकरणों को सुव्यवस्थित नहीं कर सकता। तुम अपने को अपवाद के रूप में क्यों देखना चाहते हो? जब तक तुम्हारी भौतिक और आध्यात्मिक नैसर्गिक प्रवृत्तियों के बीच एक निकट का और सीधा संबंध बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम उसके भौतिक पक्ष को पूरी तरह छोड़ देने की कोशिश कर रहे हो। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि आप क्या करना चाहते हो? आप अपने अभिनय में अपने आप को नहीं खो रहे, अवचेतन को नहीं ले रहे, और उसके बाद फिर क्या है कि जानबूझकर सामंजस्य के साथ तो अभिनय करना है, लेकिन उस किरदार के साथ आत्मसात भी करना है। आप आत्मसात नहीं कर रहे हो और इसमें क्या कर रहे हो कि वो अभिनेता जो इसमें खेलते हैं, खेलना तो चाहिए, लेकिन खेलने के साथ साथ अति उत्सुकता में जो अभिनय करते हैं वो स्वाभाविक अभिनय नहीं करते, अंतः प्रेरणा से प्रेरित होकर अभिनय नहीं करते। अब उन्होंने आगे इसको बहुत अच्छी तरह समझाया है कि आलोचना करते हुए कहा कि तुम मृत्यु के दृश्य में सच्चाई को अवांछनीय अवस्था तक अतिरंजित क्यों कर देते हो? तुम्हें ऐंठन होने लगती है, उबकाई आती है, तुम आर्तनाद करते हो, अंगों को भयंकर रूप से बिगाड़ते हो और फिर धीरे धीरे पक्षाघात की अवस्था तक पहुंच जाते हो। इस बिंदु पर पहुंचने पर ऐसा लगता है कि तुम
प्रकृतवाद के प्रदर्शन के लिए यह सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मानव शरीर को बिगाड़ने की बाहरी दृश्यात्मक स्मृतियों में तुम अधिक रुचि ले रहे हो। उनका कहना था कि किसी नाटक में एक लक्ष्य विशेष की सिद्धि के लिए इस प्रकार के साधनों का सहारा लेना स्वीकार्य होता है, परंतु उसकी कोई आवश्यकता नहीं होती। वास्तविक जीवन की त्याज्य वस्तुओं को रंगमंच पर वास्तविक रूप में प्रदर्शित करने की कोशिश की जाए, वह सही नहीं होता है। इसी आधार पर उन्होंने निष्कर्ष कहा कि इस प्रकार के सत्य को रंगमंच पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। हम वहाँ उसी सत्य का प्रयोग करते हैं जो रचनात्मक कल्पना के द्वारा एक काव्यात्मक स्वरूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। अब वहाँ पे हम बहुत बड़ी आर्मी सेना नहीं बता सकते, हाथी पे बैठा हुआ व्यक्ति नहीं बता सकते हैं, और वहाँ पे तलवारबाजी और ये जो दृश्य उपस्थित करना वो नहीं कर। 3-4 लोग जो है एक इसको बोलते हैं कि प्रतीकात्मक रूप से वहाँ अपनी प्रस्तुति देते हैं। इसी आधार पर उन्होंने निष्कर्ष कहा कि हर प्रकार के सत्य को रंगमंच पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। हम वहाँ उसी सत्य का प्रयोग करते हैं जो रचनात्मक कल्पना के द्वारा एक काव्यात्मक स्वरूप में रूपांतरित कर दिया जाता है। तो फिर ग्रीशा ने सवाल किया कि सत्य को कैसे सटीक रूप में परिभाषित किया जा सकता है। तब स्टानिस्लवस्की ने समझाते हुए कहा कि मैं ये बता सकता हूँ कि उसका अनुभव कैसे किया जा सकता है। उसके लिए भी अभिनेता को धीरे से काम करना चाहिए और एक पूरे पाठ्यक्रम में लगना चाहिए। और भी स्पष्टता से कहा जाए तो उनकी अभिनय पद्धति का अध्ययन पूरी तरह से हो जाएगा जब छात्र स्वयं प्रतिदिन की वास्तविकताओं को कलात्मक सत्य के स्फटिकों में रूपांतरित करने का प्रयास करेंगे तो वे अपने आप प्रकट हो जाएगा। ये नसरुद्दीन शाह साहब क्या करते थे कि एक एक्सरसाइज बताते थे, उसमें वो सुबह उठने से लेकर नाश्ते की टेबल तक जाने में जो भी व्यक्ति करता है उसको उसी तरह दोहराने का बोलते थे कि उसे दोहराइए। लेकिन जब व्यक्ति कॉन्शियस हो जाता है तो वह क्या करता है, वह कहीं न कहीं उसमें एक मिलावट करता है। लेकिन हमको लगा कि कोई कैमरा नहीं लगा है, कोई हमें देख नहीं रहा है, तो हम कितने स्वाभाविकता से उस चीज़ को करते हुए चले जाते हैं। तो वो स्वाभाविकता नाटक में हमें आवश्यक होती है। जैसा उन्होंने कहा कि प्रतिदिन के जीवन की वास्तविकताओं को कलात्मक सत्य के स्फटिकों में रूपांतरित करने का अभ्यास कर लेंगे तो वे अपने आप प्रकट हो जाएंगे। उसके लिए स्टानिस्लवस्की ने समझाया कि यह सब क्षण मात्र में नहीं हो पाएगा। जो आवश्यक है उसे ग्रहण करो और जो अतिरिक्त है उसे छोड़ना होगा। अंतः प्रेरणा, प्रतिभा और रुचि के साथ यह सब सहज करने पर एक सहज सुबोध प्रतिफल प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। अब मारिया एक नई छात्रा थी, उसको उन्होंने बुलाया और उससे एक दृश्य के अभिनय के लिए कहा और उसको वही दृश्य दिया। बच्चे कोई छोड़ जाती महिला और उसी को, और उस मारिया ने प्रदर्शन के आदि से लेकर अंत तक जीवंत अभिनय किया। स्टानिस्लवस्की ने कहा कि इस प्रदर्शन का छोटा से छोटा भाग भी कलात्मक दृष्टि से बड़ी सच्चाई लिए हुए था। हम उस पर संपूर्ण रूप से विश्वास कर सकते हैं क्योंकि यह वास्तविक जीवन से सावधानी के साथ चयन किए हुए तत्वों पर आधारित था। उसने थोक के भाव सब कुछ ग्रहण नहीं किया, उतना ही लिया जितना जिसकी आवश्यकता थी। मारिया जानती है कि जो मनोरम है उसे कैसे प्रदर्शित किया जाए, उसे अनुपात का भी ज्ञान है। वह दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। तब एक छात्र ने प्रश्न किया कि एक अनुभव रहित अभिनेत्री ने इतना परिपूर्ण प्रदर्शन प्रस्तुत कैसे किया। जवाब मिला कि वह अधिकांशतः नैसर्गिक प्रतिभा की असाधारण चेतना के कारण ऐसा हुआ। नैसर्गिक प्रतिभा की असाधारण चेतना के कारण अभिनेता को चाहिए कि वह कितने ही नाटकों में भाग ले और अपनी भूमिका का निर्वाह विश्वास और सच्चाई की चेतना के साथ करता रहे, तो रंगमंच का अनुभव और अनुभूति सदैव उसके साथ रहती है। हर कदम पर हमारे कार्य की प्रत्येक अवस्था में, चाहे घर पर हो, रंगमंच पर हो, रिहर्सल के समय हो या जनसाधारण के बीच हमारे साथ, वो जो हमने किया है, जो घटा है, जो भोगा है अभिनय करते समय, वो हमारे साथ रहता है हमेशा। इस चेतना को हमारे अंदर गहरे उतरना चाहिए और अभिनेता को उस सब का निरीक्षण करते रहना चाहिए। प्रत्येक छोटे से छोटा अभ्यास, चाहे वो आंतरिक हो या बाहरी, किसी के निरीक्षण में और सहमति से करते रहना चाहिए। हमारा सरोकार केवल इतना ही है कि हम जो कुछ करते हैं इसी चेतना के निर्देश में विकसित और सुदृढ़ हो। यह बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि रंगमंच पर सच्चाई के साथ कुछ करने या कहने की तुलना में झूठ बोलना या करना कहीं अधिक आसान है। तुम्हें बड़े ध्यान और मनोयोग की अपेक्षा होती है।
यह तुम्हारी सच्चाई की चेतना को समुचित रूप से विकसित करने और उसे सुदृढ़ बनाने में सहायता देगा। फिर आगे अब स्टैनलेवस्की बहुत स्पष्टता से कहते हैं कि झूठ से बचो, तुम्हारी शक्ति के बाहर की हर चीज़ को छोड़ो, विशेष रूप से उस वस्तु को छोड़ो जो प्रकृति, तर्क और सामान्य ज्ञान के विरुद्ध जाती है। बहुत अच्छी बात है साहब, कि समझने की कोशिश करिए कि तुम्हारी शक्ति के बाहर हर चीज़ को छोड़ो, विशेष रूप से उस वस्तु को छोड़ो जो प्रकृति, तर्क और सामान्य ज्ञान के विरुद्ध जाती है। उसे विद्रूपता, हिंसा, अतिरंजना और अनेक प्रकार के झूठ उत्पन्न हो जाने का डर है। अब यहाँ एक बात समझने वाली है कि फैंटेसी जो है, जैसे कुछ समय पहले बोलते थे कि यार वो एक फिल्म आई थी जिसमें अमिताभ बच्चन थे, तो उसमें उन्होंने एक अभिनय किया था, तो वो कार उनकी जो है वो गाना गाते हैं और कार हवा में उड़ती है, वो फैंटेसी। लेकिन आज उस फैंटेसी को आज हम देख रहे हैं, पता क्या कर रहे हैं कि विदेशों में एक ऐसी मशीन आ गई जिससे आदमी अकेला भी उड़ सकता है। कार जो है वो पानी में भी तैर सकती है और हवा में भी उड़ सकती है। तो ये जो चीज़ है वहाँ तर्क भी नहीं लगेगा, और वहाँ पे जो क्या फिर होगा कि तर्क है, प्रकृति, तर्क और सामान्य ज्ञान के विरुद्ध जाती है, तो वो तो विरुद्ध जाती है, लेकिन वो किया जाना है, वो फैंटेसी के रूप में प्रस्तुत किया जाना है। यहाँ पे जो है जो भी आप कर रहे हो अभिनय, वहाँ उनको 3 कसौटी पे कसिए, प्रकृति, तर्क और सामान्य ज्ञान के अगर विरुद्ध जा रहा है, उसमें विद्रूपता है, झूठ है, हिंसा है, अतिरंजना है और अनेक प्रकार के झूठ उत्पन्न हो जाने का डर है, तो वो जो है वो अभिनय नहीं है। जितना अधिक इन्हें अपनी पारी मिलेगी, तुम्हारे सत्य की चेतना उतनी अधिक ही हतोत्साहित होगी। इसलिए झूठ की अवधारणा से बचो, सत्य को झाड़ झंकार से ढकने मत दो, निर्मम होकर अपने भीतर से अतिरंजना, यांत्रिक अभिनय से बचो, वेदना की चित्कार को त्यागो, तभी तुम विश्वास और सच्चाई की चेतना से परिपूर्ण होकर कलात्मक अभिनय कर सकोगे। तो मित्रों, ये विश्वास और सच्चाई की चेतना के अंतर्गत अभिनय की मनोवैज्ञानिक तकनीक के बारे में हमने चर्चा की, और अगली बार फिर हम विश्वास और सच्चाई की चेतना को लेकर परकाया प्रवेश और आपको अभिनय में क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, क्या क्या लेना पड़ेगा, इस बात पर चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी बातों को ध्यान से सुना। और अगर आपने चंद्रशेखर बिरथरे यूट्यूब चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया हो, सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले 19 एपिसोड में। बहुत बहुत धन्यवाद।